आज हमारा टॉपिक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड फंक्शन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की अगर स्थापना एस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एस्टेब्लिशमेंट के पहले, स्थापना से पहले ये जो काम था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का यानी सेंट्रल बैंक का, वो कंडक्ट होता था इंपीरियल बैंक से। तो इंपीरियल बैंक जो था 1920 में प्रेसिडेंसी बैंक, तीन प्रेसिडेंसी बैंक को मिला के 1920 इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया एक्ट के तहत बनाया गया था। मैंने ये बोला कि 1920 इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया एक्ट के तहत इंपीरियल बैंक की स्थापना हुई, स्टेब्लिश किया गया। इंपीरियल बैंक को बनाने के लिए उस वक्त जो प्रेसिडेंसी बैंक थे उनको मिला के हमने इंपीरियल बैंक बनाया। 1920 में ही एक कमीशन बैठी थी जिसका नाम था हिल्टन यंग कमीशन। हिल्टन यंग कमीशन 1920 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेब्लिश करने के लिए एक कमीशन बनाई जिसका नाम है हिल्टन यंग कमीशन, और इस कमीशन ने 1926 में अपनी रिपोर्ट दी और रिपोर्ट में इन्फेसिस किया कि इंडिया में इंपीरियल बैंक से अलग एक बैंक होगा जो सेंट्रल बैंक के काम को करेगा। इसका मतलब यह हुआ कि जो इंपीरियल बैंक था, सेंट्रल बैंक को एस्टेब्लिश होने से पहले वो सभी काम कंडक्ट करती थी, साथ ही साथ बिजनेस यानी कॉमर्शियल फंक्शन भी कंडक्ट करती थी। तो हिल्टन यंग कमीशन ने यह बोला कि रिजर्व बैंक, हिल्टन यंग कमीशन ने यह बोला कि जो कॉमर्शियल बैंक है और जो सेंट्रल बैंक है वो दोनों एक अलग अलग बैंक होना चाहिए। एक ही बैंक ये दोनों फंक्शन को परफॉर्म नहीं करना चाहिए। और 1927 में सरकार ने हिल्टन यंग कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर एक सेंट्रल बैंक बिल इंट्रोड्यूस किया लेजिस्लेटिव असेंबली में। 1927 की लेजिस्लेटिव असेंबली में जो बिल इंट्रोड्यूस किया गया एक सेंट्रल बैंक बनाने के लिए, ये पाया गया कि उस वक्त उसमें बहुत ज्यादा मतभेद था। यानी जो मेंबर्स थे, जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधीन जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी, वो एक मत नहीं हुए कि भारत में सेंट्रल बैंक स्थापित किया जाए। उसके बाद सरकार ने 1931 में एक कमेटी बनाई जिसका नाम था बैंकिंग इंक्वायरी कमेटी। 1931 बैंकिंग इंक्वायरी कमेटी। और इस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर इस कमेटी ने पुनः दोबारा ये बात इंफेसिस किया कि भारत में जो बैंक, सेंट्रल बैंक है, वो एक अलग होना चाहिए इंपीरियल बैंक से। और इसको ध्यान में रखते हुए यानी बैंकिंग इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर 1933 में आरबीआई यानी सेंट्रल बैंक बनाने की बात चली और 1934 आरबीआई एक्ट पास हुआ। 1934 यानी आप यहां तक हमने ये पढ़ लिया। पहले 1920 यानी 1920 से पहले प्रेसिडेंसी बैंक हुआ करते थे। प्रेसिडेंसी बैंक को 1920 इंपीरियल बैंक एक्ट के तहत हमने इंपीरियल बैंक बनाया जो सेंट्रल बैंक के काम को कंडक्ट करता था, साथ ही साथ कॉमर्शियल बिजनेस भी कंडक्ट करते थे। हिल्टन यंग कमीशन ने यह रिकमेंडेशन दी कि भारत में एक अलग से बैंक होना चाहिए जो सेंट्रल बैंक का काम करे और कॉमर्शियल बैंक अपना अलग काम करे। सेंट्रल बैंक एक सुपरवाइजरी अथॉरिटी हो, रेगुलेटरी अथॉरिटी हो,
लेकिन वो हिल्टन यंग कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर 1927 में जो बिल पास दिया गया वो पास नहीं हुआ। दोबारा बैंकिंग इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर 1934 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट पास हुआ और इसके द्वारा 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई का गठन हुआ, यानी आरबीआई को सेटअप किया गया। यानी आपने इतना सीख लिया कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट से पहले सेंट्रल बैंक का काम कौन करता था, तो आप बोलेंगे इंपीरियल बैंक। इंपीरियल बैंक की स्थापना कैसे हुई, तो प्रेसिडेंसी बैंक को मिलाकर इंपीरियल बैंक की स्थापना हुई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो इस्टेब्लिशमेंट है किस कमेटी के आधार पर हुई, तो आप बताएंगे कि बैंकिंग इंक्वायरी कमेटी के आधार पर हमने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 पास किया, जिसके द्वारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ। 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो स्थापना हुई, स्टेब्लिश जो किया गया, वो एक प्राइवेट बैंक के तौर पर हुआ। यानी इसकी जो टोटल कैपिटल, शेयर कैपिटल था उस वक्त, शेयर कैपिटल उसकी वैल्यू थी 5 करोड़, यानी 5 करोड़ शेयर वैल्यू के आधार पर आरबीआई का गठन हुआ। और ये जो शेयर होल्डर्स थे, इसके ज्यादातर शेयर होल्डर प्राइवेट ओनर थे, इसीलिए ये प्राइवेट बैंक के तौर पर काम करना शुरू किया। यानी 1948 में 1948 में आरबीआई ट्रांसफर टू ओनरशिप एक्ट पास किया गया, और जिसके तहत जो प्राइवेट शेयर्स थे, शेयर होल्डर्स थे, उनको प्रॉपर कंपनसेशन देने के बाद 1 जनवरी 1949 को इसको नेशनलाइज कर दिया गया। यानी अब 1 जनवरी 1949 के बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक गवर्नमेंट बैंक के तौर पर हो गई। यानी 1 जनवरी 1949 से पहले रिजर्व बैंक एक प्राइवेट बैंक के तौर पर था, सेंट्रल बैंक था, लेकिन वो क्या था, उसके शेयर्स किसके पास थे, प्राइवेट शेयर होल्डर्स के पास थे। लेकिन उसका नेशनलाइजेशन किया गया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ट्रांसफर टू ओनरशिप एक्ट 1948 के तहत, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1 जनवरी 1949 से एक नेशनलाइज्ड बैंक होगी। यानी इसकी जो ओनरशिप थी, जो शेयर था, वो गवर्नमेंट के पास आ गई। सरकार ने जितने भी शेयर से प्राइवेट शेयर होल्डर से खरीद लिया। तो ये इसकी ब्रीफ हिस्ट्री रही। साथ ही साथ हेडक्वार्टर कहां था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जब स्थापना हुई, यानी आरबीआई जब सेटअप किया गया, तो इसका कोलकाता इसका हेडक्वार्टर था। लेकिन 1937 में ट्रांसफर कर दिया गया हेडक्वार्टर मुंबई। यानी अब हम कहें कि 1937 के बाद से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है, मुंबई में है। लेकिन जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को सेटअप किया गया, स्टेब्लिश किया गया, उस वक्त रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो हेडक्वार्टर था वो कोलकाता था। क्वेश्चन 2 तरीके से आ सकता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर प्रारंभ में कहां था, इनिशियल टाइम में, यानी एट द टाइम ऑफ एस्टेब्लिशमेंट कोलकाता में था। 1937 में इसको ट्रांसफर करके इसकी हेडक्वार्टर को मुंबई ला दिया गया। तो ये इसका रहा ब्रीफ हिस्ट्री कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को सेटअप कैसे किया गया। अब हम पढ़ेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की काम क्या है, फंक्शंस क्या हैं। तो हम देखेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के फंक्शंस क्या हैं। अगर हम फंक्शंस की बात करें तो सबसे पहला फंक्शन है इशूइंग अथॉरिटी या करेंसी अथॉरिटी। यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो कि भारत का सेंट्रल बैंक है, सोल मोनोपोली है नोट इशू करने का। यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही एकमात्र ऐसा इंस्टीट्यूशन है, संस्था है जो नोट इशू कर सकता है। इसको बोलते हैं करेंसी अथॉरिटी। यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के इशू डिपार्टमेंट से जितने भी नोट होंगे इशू किए जाएंगे, एक्सेप्ट 1 रुपीज नोट एंड स्मॉल कॉइन।
इसका मतलब ये हुआ कि 2 रुपीज से लेकर 2000 रुपीज तक जो नोट इशू होगा वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ही किया जाएगा। अब सवाल उठता है कि 1 रुपए का नोट कौन इशू करता है? तो 1 रुपए का जो नोट है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा इशू किया जाता है। जो स्मॉल कॉइन है, जो कॉइन्स हैं, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, लेकिन उसको भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है। तो आप एक तरह से कह सकते हैं कि जो कॉइन है और 2 रुपीज नोट से लेकर 2000 रुपीज के जो नोट्स हैं, करेंसी हैं, वो सब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशू करती है। इशू करने के पीछे 1956 तक प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम नाम से जो मेथड था उसके आधार पर यानी सरकार नोट इशू करती थी। क्या था वो? इसको हम बोलते हैं 1956 से पहले प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम। इसका मतलब ये था कि जितने भी पैसा, जितनी करेंसी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशू करेगी, उतने परसेंट उसके मूल्य के बराबर गवर्नमेंट आरबीआई अपने पास बैकिंग रखेगी, यानी गोल्ड सिल्वर के तौर पर अपने पास रिजर्व में रखेगा। प्रोपोर्शनेट, यानी जितना नोट छापना होगा उसके प्रोपोर्शनेट वैल्यू अपने पास रिजर्व में रखेगी। लेकिन ये पाया गया कि जैसे जैसे डेवलपमेंट होगा, पैसा, करेंसी की डिमांड बढ़ेगी, करेंसी को सर्कुलेशन में लाना ज्यादा पड़ेगा। इसके लिए हम उसके प्रोपोर्शनेट रिजर्व में रखना मुश्किल होता था। तो 1956 से सरकार ने एक मेथड अपना जिसको हम बोलते हैं मिनिमम रिजर्व सिस्टम, यानी आप ये कह सकते हैं फ्रॉम 1935 टू 1956 जो इस नोट इशू करने का मेथड था उसको हम बोलते थे प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम। 1956 से आज तक जो मेथड हम यूज कर रहे हैं इसको हम बोलते हैं मिनिमम रिजर्व सिस्टम। अभी मिनिमम रिजर्व सिस्टम में हम क्या करते हैं, इसमें 115 करोड़ के मूल्य के बराबर, वैल्यू के बराबर अपने पास हम गोल्ड रखते हैं। यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जब नोट छापती है, नोट इशू करती है, तो 115 करोड़ के वैल्यू के बराबर अपने रिजर्व में गोल्ड रखेगा और रिमेनिंग 85 करोड़ के मूल्य के बराबर फॉरेन करेंसी या सिक्योरिटी, यानी कि 200 करोड़ के मूल्य के बराबर सरकार अपने पास मिनिमम रिजर्व रखेगी। आपने ये सीखा कि सरकार नोट इशू करने का अधिकार आरबीआई को दी है। आरबीआई ही एक मात्र ऐसी संस्था है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो कि नोट इशू कर सकती है। नोट इशू करने का जो मेथड पहले था 1956 से पहले, उसको हम बोलते हैं प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम। यानी जितना नोट छापना होता था, जितना नोट प्रिंट करनी होती थी, उसके मूल्य के बराबर हमें गोल्ड, सिल्वर या कोई फॉरेन एसेट्स रखने पड़ते थे। उसी के सेम प्रोपोर्शनेट में 1956 के बाद सरकार ने उस मेथड बदल दिया। उस मेथड को हम बोलते हैं मिनिमम रिजर्व सिस्टम। अंडर द मिनिमम रिजर्व सिस्टम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कीप वैल्यू ऑफ 200 करोड़, यानी अपने पास सिर्फ 200 करोड़ मूल्य के बराबर गोल्ड एंड फॉरेन सिक्योरिटीज रखती है। उस 200 करोड़ के वैल्यू में 115 करोड़ मस्ट बी इन गोल्ड एंड 85 रिमेनिंग विल बी फॉरेन सिक्योरिटी। तो आपने ये सीखा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का पहला काम, जो इंपॉर्टेंट काम है, नोट इशू करना, और कोई भी संस्था, कोई भी इंस्टीट्यूट, कोई भी संस्था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अलावा नोट नहीं छाप सकती। दूसरा जो फंक्शन है, बैंकर्स टू द गवर्नमेंट। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बिहाफ पर
डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नमेंट के बिहाफ पर जितने भी पेमेंट्स हैं वो खुद करती है। साथ ही साथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नमेंट को फाइनेंशियल एडवाइस करती है, एडवाइजर भी है। इसीलिए हम बोलते हैं बैंकर्स टू द गवर्नमेंट, यानी जितने भी स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट हैं, उनकी जो पेमेंट्स हैं, जो रिसिप्ट हैं, वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू होता है। साथ ही साथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो फाइनेंशियल इश्यूज हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के इश्यूज हैं, उन पर एक एडवाइजर का काम करता है। अगला है बैंकर्स टू द गवर्नमेंट, यानी बैंकर्स, बैंकों का बैंक इसको हम बोलते हैं, बैंकर्स टू द गवर्नमेंट। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो भी बैंक कमर्शियल बैंक होंगे, सबसे पहले उनको परमिशन लेना होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। सभी बैंकों को अपने सभी डिपॉजिट का, कुल डिपॉजिट का कुछ परसेंट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास डिपॉजिट करना पड़ेगा, जिसको हम बोलते हैं CRR, यानी कैश रिजर्व रेशियो। अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो इंस्ट्रक्शन पास करेगा उनको कमर्शियल बैंक को फॉलो करना जरूरी होगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को टाइम टू टाइम कमर्शियल बैंक को इंस्पेक्ट करने का अधिकार है, यानी चेक करने का, कमर्शियल बैंक को चेक करने का अधिकार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को है। साथ ही साथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकर्स को, जितने भी कमर्शियल बैंक हैं, उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस देती है, फाइनेंशियल हेल्प करती है जब कभी फाइनेंशियल क्राइसिस होती है या जब बैंकों को डिमांड होता है पैसे का, वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से एज ए लास्ट रिजॉर्ट के तौर पर वो हेल्प रिसीव करते हैं, प्राप्त करते हैं। अगला फंक्शन है कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट एंड मनी सप्लाई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को सिर्फ नोट इशू करने का ही पावर नहीं है, साथ ही साथ हम पढ़ेंगे अगले चैप्टर में, अगले लेक्चर में, जहां पर हम पढ़ते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी के तहत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मनी सप्लाई को कंट्रोल करती है, यानी हमने कहा है कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मॉनेटरी पॉलिसी के तहत मनी सप्लाई को मार्केट में कंट्रोल करती है, यानी मार्केट में सर्कुलेशन में पैसा कितना होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए, इस बात को भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देखती है। तो हमने देखा कि फंक्शन में क्या है, करेंसी अथॉरिटी, बैंकर्स टू द गवर्नमेंट, बैंकर्स बैंक, और नेक्स्ट है कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट एंड मनी सप्लाई।